अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों के स्क्रीन पर महा टीईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मौजूद है जो कि दिसंबर 2014 का है। यहाँ आप डेट देख सकते हैं, पेपर 1 है। ठीक है, तो आज हम जो है इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेस वेयर टाइगर लिव्स इज कॉल्ड। जहाँ टाइगर रहते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? उस प्लेस को कहते हैं लेर। ठीक है, लेर कहते हैं। इसके अलावा जो कन्वेंट है, कन्वेंट का मतलब होता है द बिल्डिंग यूज बाय कम्युनिटी। ठीक है, और कैनल मीन्स शेल्टर फॉर डॉग्स, जहाँ पर डॉग्स रहते हैं। और फोर्थ है स्टेबल। स्टेबल मीन्स हॉर्सेस, घोड़ों की रहने की जगह। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 3 लेयर। नेक्स्ट सेकंड है द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब इज। मतलब डिस्क्राइब का नाउन फॉर्म क्या हो सकता है? डिस्क्राइब का नाउन फॉर्म तो इसका देखिए, अगर हम ऐसा चारों ऑप्शन कंपेयर करें तो डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी जो है रॉन्ग है, और डिस्क्रिप्शन भी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है आंसर की में भी देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ सेकंड का जो है, देखिए सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब जो सेंटेंस दिए गए हैं चारों, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है? तो 1 है प्लीज़ एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम। प्लीज़ एक्सप्लेन फॉर मी द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ प्लीज़ एक्सप्लेन फॉर मी द प्रॉब्लम, फॉर मी द प्रॉब्लम, ये हमें लग ही रहा है कि ये सेंटेंस गलत है। और प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम, और फोर्थ है प्लीज़ एक्सप्लेन विथ मी द प्रॉब्लम। तो आपका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम। ओके, तो ये आंसर राइट है आपका। बाकी आप कंपेयर करके देख सकते हैं ग्रामेटिकली तौर पर। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर आपको थर्ड का आंसर देखना है आंसर की में, तो मैं बता देती हूँ थर्ड का। जैसे कि ऑप्शन 3 मैंने बताया है, तो देखिए यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 थर्ड का यहाँ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग बाय चूजिंग correct verb form from the alternative. A cup of coffee cuts risk of diabetes by 7%. तो अभी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है? मतलब जो सेंटेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ दिया है एन अमेरिकन स्टडी हैज शो डैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफ़ी डैश बाय 7%. तो फर्स्ट हैड कट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, विल सून कट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, कट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, कट्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। तो देखिए क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए यहाँ हैज़ यूज़ हुआ है, तो हैड का तो यूज़ होगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है विल सून कट विल,
यहाँ विल का यूज़ हुआ है, तो यहाँ ये भी राइट नहीं है क्योंकि हैज़ यूज़ हुआ है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया गया है, तो विल तो फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। अब बचे ऑप्शन नंबर 3, कट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, और ऑप्शन 4 है कट्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। तो आपका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 4 है, कट्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है द यंग वन ऑफ द हॉर्स इज कॉल्ड, मतलब हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर है कोल्ट। कोल्ट राइट आंसर है कोल्ट। ठीक है, तो फॉन, फॉन क्या है, फॉन क्या है, यंग डियर, यंग डियर को कहेंगे फॉन। कब, कब कहेंगे जो यंग ऑफ सर्टेन लार्ज प्रेडेटरी एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे बियर है, चीता है, फॉक्स है, तो इन्हें कब कहेंगे। और इसके अलावा प्रॉकलिंग, प्रॉकलिंग मीन्स अ यंग पिग, पिगलेट, पिग के बच्चे को। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रीअरेंज गिवन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस सो एज टू फॉर्म द मोस्ट कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब यहाँ सेंटेंस दिया है अशोका वॉज सक्सेसफुल, तो आपको ये अरेंज करना है PQRS। ठीक है, अरेंज करके आपको ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अशोका वॉज सक्सेसफुल, तो सबसे फर्स्ट वन आएगा R, सक्सेसफुल इज दिस मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट S, एंड अलोन अमंग conquerors। नेक्स्ट Q, he was so disgusted। लास्ट में P, by the cruelty and horrors of war that he renounced it। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए और ट्रिक समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अशोका जो था वो राजा था। ठीक है, जब वॉर हुई, जंग हुई, तो वो बहुत भयानक थी। ठीक है, जैसा इसमें दिया गया है भयानक हुई, और फिर जो नतीजा था ही रिनॉन्स। ठीक है, तो मतलब उसको रियलाइज़ हुआ कि जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो सेंटेंस से भी समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस है बात का इशारा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये लास्ट में आएगा सेंटेंस, और चूँकि बाय का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, अब इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब ये फर्स्ट पे आना चाहिए जैसा सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अरेंज करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन नंबर जो है जैसा कि मैं बताई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है अरेंज करने के हिसाब से। ठीक है, RSQP। फिर भी अगर आपको आंसर की में देखना है तो क्वेश्चन नंबर 6 का याद रखें, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है, तो देख लेते हैं आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देखिए यहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द क्राई ऑफ द ऑल इज कॉल्ड। अब ऑल कैसे रोता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, तो फर्स्ट है हुट, सेकंड क्रोक, थर्ड ग्रंट, फोर्थ स्क्रीम। तो इसका राइट आंसर है, मेरे ख्याल से आप लोग को पता भी होगा, हुट। ठीक है, ऑल की रोने की आवाज़ हुट होती है। इसके अलावा
क्रोक जो है साउंड मेड बाय अ फ्रॉग और अ क्रो, मतलब ये जो क्रोक है ये इसकी आवाज़ जो है फ्रॉग या क्रो के लिए यूज़ होगी। और ग्रंट, ग्रंट जो है मतलब बड़बड़ाना, पीपल ग्रंट, बड़बड़ाना लोगों का। और स्क्रीम जो होता है वो ज़ोर से चीखना, स्क्रीम ज़ोर से चीखना। अब वो गुस्से में भी चीखना हो सकता है या खुशी से भी चीखना हो सकता है, बस स्क्रीम का मतलब है ज़ोर से चीखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको चूज करना है चारों में से। तो देखिए फर्स्ट वन है हिपोक्रेन, सेकंड हाइपोक्रेसी, थर्ड हिपोक्रेसी, फोर्थ हाइपोक्रेसी। तो देखो फर्स्ट वन तो नहीं आ सकता, हिपोक्राइन ऐसा तो नहीं आ सकता। और हिपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, इन तीनों में से ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, हाइपोक्रेसी। मैं ऑप्शन 2 और 4 में कंफ्यूज हुई थी क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्रेसी दिया है, तो आर के बाद जो ए है वो ए नहीं आएगा, आई आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेम पार्ट ऑफ स्पीच in the given sentence which is underlined. Generally beauty dwells in form. अभी आपको चूज करना है कि ये जो वर्ड दिया गया है इसमें से ये जो वर्ड है ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी जो है ये कॉमन नाउन नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन नाउन मीन्स जो हम एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं या फिर चीज़ों के नाम होते हैं उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन मीन्स जो खास तौर पर जिन्हें नाम दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल है ना, अजंता एलोरा, अल्फा टावर, तो ये प्रॉपर नाउन है। हम किसी को भी अल्फा टावर नहीं कह सकते, किसी भी इमारत को ताजमहल नहीं कह सकते। और कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप, लोगों का ग्रुप, इस तरह से जो एक से ज़्यादा हो तो उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। जैसे कि हम पीपल कहते हैं, पीपल यानी कि लोगों का ग्रुप, पीपल, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। बंच है ना, बंच ऑफ स्टिक, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। तो ये जो ब्यूटी है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का ही मतलब होता है दिखाई ना देना, तो ब्यूटी जो होती है वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं देती है, बाकी हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उसे बयान करते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सुकुमर वॉज डैश फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो देखिए सुकुमर वॉज फर्स्ट पर्सन टू अराइव, मतलब खास तौर पर यूज़ किया गया है ना, फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो जो चीज़ खास तौर पर यूज़ की जाती है, स्पेशली यूज़ की जाती है, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर द ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, द रॉबर्स ब्रोक डैश हिज शॉप एंड लूटेड इट, मतलब रॉबर चोर जो है वो दुकान में जो है चोरी किया, इस तरह से। तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए, दो ऑप्शन यहाँ सही है माने जा रहे हैं, एक तो इन है और ऑप्शन नंबर 3 है इनटू। आंसर की में भी ये दोनों राइट दिया गया है, ओपन तो आएगा नहीं, ठीक है। द रोबर ब्रोक ओपन, देखिए ब्रोक का मीनिंग क्या है, ब्रोक का, एक सेकेंड,
ब्रोक का मीनिंग है हैविंग नो मनी। मेन ब्रिक से ब्रोक बना है, ओके, ब्रिक से ब्रोक यानी कि टूटना तोड़ना इस तरह से। लेकिन अभी यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग दिवालिया होना, कंगाल होना, क्योंकि उस दुकान को लूटा गया है। ब्रोक इन हिज शॉप, दुकान में जाकर, इसलिए यहाँ पर इन का यूज होगा, इनटू। फिर भी मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ 11 का। देखिए आंसर की धुंधली है वो वैसी ही है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट में दिया गया है सयाली सेड टू केतकी लेट्स टेक अ टैक्सी नाउ। तो इसका डायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे कि क्या आना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, चारों भी डायरेक्ट में ऑब्वियसली आंसर दिया रहता है, हमको कंपेयर करना रहता है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है टोल्ड तो आएगा नहीं, तो यह अपने आप हट जाता है। उसके बाद तीनों में सजेस्टेड मौजूद है ना, सजेस्टेड मौजूद है तीनों में, तो फर्क देखेंगे। सजेस्टेड केतकी, डैट, ठीक है, डैट है। अभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में डैट नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन 1 और 4 बचे जिसमें डैट मौजूद है, ठीक है। अब चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बोला है ना, करने के लिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वी इसमें यूज नहीं होगा, दे यूज होगा। तो आपका राइट आंसर जो है ना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। 4 नहीं आएगा क्योंकि इसमें वी का यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज मोस्ट करेक्ट डिग्री सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको डिग्री सेंटेंस चूज करना है, चारों में से कौन सा राइट है। अब यहाँ चारों में से कोई भी डिग्री का हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री हो सकता है या सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस आपको राइट चूज करना है। तो कौन सा राइट हो सकता है। वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एज अभिजीत, शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, मनाली वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर वुमेन। देखिए थर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि एनी अदर वुमेन नहीं होना चाहिए, मैनी अदर होना चाहिए। फोर्थ है नो अदर पॉलिटिक्स आर एज गुड एज ऑनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। मैं आंसर की आप लोग को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 और 2 राइट है। आंसर की देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का यहाँ दिया है 1 और 2 राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लॉज सही है। सेंटेंस है टेल मी व्हाई यू डिड दिस। तो 1 है एडजेक्टिव क्लॉज, सेकेंड है नाउन क्लॉज, थर्ड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, फोर्थ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ इंटेरोगेशन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए नाउन क्लॉज का जो हिसाब है वो कैसा है। इन ग्रामर अ कंटेंट क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट प्रोवाइड कंटेंट implied or commented upon by an independent clause। मतलब कि वो कंटेंट जो जिस पर डिपेंड रहता है, कंटेंट जो डिपेंड रहता है
देखिए मैं बताती हूँ आपको। अब ये सपोज ये कंटेंट है, ये कंटेंट किस पर डिपेंड है? ये कंटेंट अंडरलाइन, ये जो कंटेंट है ये किस पर डिपेंड है? इस पर डिपेंड है, टेल मी पर डिपेंड है। तो ये जो मी है ये क्या है? नाउन है ना? तो ये नाउन क्लॉज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और अगर मैं कहूँ कि मतलब ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है, कमेंट प्रोवाइड कंटेंट इंडिपेंड, मतलब ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। एक सेकेंड, देखिए ये जो है ना, ये इसे, इस जुमले को प्रोवाइड कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। तो मी जो कि नाउन है, इसलिए इसका आंसर नाउन क्लॉज आएगा। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चूज करेक्ट नो सूनर देन सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। Kedar was frightened when the needle of the compass jumped। तो यहाँ देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी जो है हमें चारों को कंपेयर करना है, चारों ऑप्शंस को, जिसमें देखिए चारों में नो सूनर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वॉज फ्राइटन यूज़ किया गया है। तो नो सूनर देन सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो एज इट इज़ नहीं आता। अभी इसमें वॉज दिया गया है तो ये नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट वन नहीं आएगा, बल्कि डिड का यूज़ होगा। तो ये दो सेंटेंस में डिड का यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सेकेंड है नो सूनर डिड केदार फ्राइटन देन द नीडल ऑफ द कंपास जम्प, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जम्प ईडी दिया गया है, इसमें भी ईडी दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। डिड का भी यूज़ किया गया है और जंप जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आपको आंसर की मैं बता देती हूँ, 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। मैं आंसर की बताती हूँ 15 का, देखिए 15 का यहाँ दिया गया है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चूज करेक्ट पैसिव वॉइस। अभी यहाँ सेंटेंस दिया है, पैसिव वॉइस में इसको करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। डिडंट द फायर डैमेज द हाउस। तो देखिए यहाँ पर जो है डिड का डिड नहीं आएगा, तो ये भी हट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 बचे। अब इसमें क्या है कि वेयर का यूज़ नहीं होगा, वेयर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर। चलिए नेक्स्ट 17, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। अब ये चारों में से एरर वाला पार्ट कौन सा है? फर्स्ट वन, ही इज़ वेरी ब्लाइंड टू रीड। सी है द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स, नो एरर। तो क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर है ए, मतलब है ए वाला पार्ट, ही इज़ वेरी ब्लाइंड। यानी आपका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए, ठीक है।
क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से वेरी यूज़ नहीं होना चाहिए था, इसीलिए शायद वो रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज करेक्ट सिनोनिम ऑफ नेस्टी। नेस्टी का सिनोनिम क्या हो सकता है 18 का? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट इसका राइट आंसर है। नेचुरल जो दिया गया है, नेचुरल की मीनिंग है ट्रू, सिंपल, रियल, इस तरह से, ठीक है। और ये जो जीनियन जो दिया है ये भी नेचुरल की ही मीनिंग है। और इमोशनल तो हम सबको पता है, अफेक्टिंग, एक्साइटिंग, हीटेड, हिस्ट्रिकल, ये इमोशनल की मीनिंग है, सिनोनिम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट। पर्शिनेंट, पर्टिनेंट, इस तरह से हो सकता है उसका जो वॉइस है। चलिए देखते हैं, तो उसका अपोजिट क्या है 19 का अपोजिट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्सट्रेनियस, ठीक है। पर्शिनेंट का मतलब होता है मुतालका, ठीक है, उसका मतलब होता है मुतालका। और पेल्टी का मतलब, पेल्ट्री का मतलब होता है मामूली। अप्रोप्रिएट का मीन्स है मुनासिब। और प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है खुशगवार, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार पेल्ट्री का अपोजिट है कंसिडरेबल। देखिए आप पेन बुक लेकर बैठिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। पेल्ट्री का अपोजिट कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, ठीक है, सब्सटेंशियल। और एप्रोप्रिएट का अपोजिट है इनएप्रोप्रिएट, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, ठीक है। और प्लेजेंट का अपोजिट रूड, क्रास, ठीक है। इस तरह से मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि फिर लिखने में टाइम ज़्यादा चला जाएगा। प्लीजेंट का रूट, क्रास, क्रास, हाँ क्रास मैं लिखकर बता देती हूँ, CRASS, क्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन। अब ये सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस के लिए कोई वन वर्ड चूज करना है, चारों में से क्या हो सकता है? तो अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। तो जैसे सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि जो आदमी है वो अपने वाइफ के इशारों पर नाचता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसके लिए इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 20 का? तो 20 का राइट आंसर हो सकता है हैंड पिक। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, हैंड पिक। हैंड पिक का मतलब होता है बीवी का नौकर या बीवी के इशारों पर नाचने वाला शौहर, इस तरह से मीनिंग निकलती है। बाकी स्लेव्स का मतलब होता है, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। छुन का मतलब होता है आटा, आटा छानना गेहूं का। और एफेमिनेट, एफेमिनेट मीन्स असर अंगेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 20 का आंसर देखना है तो मैं बता देती हूँ। 20 का ऑप्शन 4 है, आप लोग को बताती हूँ। 20 का ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। मिसेस चैत्राली ग्रीव ब्लैक लेडी रोज इन हर गार्डन। तो इसे WH क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है वॉट का तो यूज़ होगा कि वो अपने गार्डन में क्या उगा रही है, ठीक है, वॉट का तो यूज़ होगा। तो चारों में वॉट यूज़ किया गया है, ठीक है। वॉट मिस चैत्राली ग्रीव इन हर गार्डन, वॉट वेयर, देखिए वेयर प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो ये नहीं होगा। और ग्रीव, ग्रीव सेकंड फॉर्म है तो डिड या वॉज यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ना डिड है ना वॉज है, तो ऑप्शन 3, 4 होना चाहिए। तो अब इनमें से जो दोनों में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राइट है, डिड यूज़ होगा क्योंकि इसमें डिड और वॉज का ही फ़र्क है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर 3 में डिड दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। व्हाट डिड मिसेस चैत्राली ग्रो इन हर गार्डन, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। फिर भी मैं आप लोगों को आंसर की मैं बता देती हूँ। 21 का 3, देखिए 21 का 3 दिया गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन। एन इंसेक्ट विच हैज़ मैनी लेग्स, मतलब ऐसा कीड़ा जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। तो देखिए राइट आंसर जो है ना ये है सेंटीपेड, ये राइट आंसर है। देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैमल का भी और हर्बीवोरस मीन्स जो सब्जीखोर जानवर होते हैं जो घास फूस पत्ते वगैरह खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को तस्वीर बताती हूँ। देखिए ये जितने भी दिए गए ये सारे मैमल्स हैं जो बच्चे देते हैं, ओके। और इसके अलावा ये है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं ना, जो मैं बताई आप लोगों को सेंटीपेड, वो ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप लोगों को मैं सच्ची बता रही हूँ, ये पेपर में सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरा यही रहा है क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि जाहिर सी बात है इसका आंसर मुझे मालूम है बिना देखे बिना कुछ मालूम किए। पास्ट परफेक्ट में जो होता है सबसे पहले तो हैड का यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है, ठीक है, और बीन का यूज़ होता है, ठीक है, और कंटिन्यूस दिया है तो ING का यूज़ होगा। तो ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं फ़ौरन समझ गई इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें हैड का भी यूज़ है, बीन का भी यूज़ है और ING फॉर्म भी यूज़ है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है, और आंसर की में भी ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ठीक है। चलिए 24 इसमें दिया है कि आपको जो है क्वेश्चन चूज़ करेक्ट यस नो टाइप क्वेश्चन चूज़ करना है।
यस नो टाइप, ठीक है। तो सेंटेंस दिया है संजय विल हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, तो चूज करेंगे क्या हो सकता है। अब यहाँ विल का तो यूज़ होगा, ठीक है, तो यहाँ विल नहीं है, यहाँ विल नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ विल दिया है ना, विल दिया है तो वो तो यूज़ होगा ना यस नो में, इसमें चेंजेस तो नहीं होगा। तो और जो हेल्पिंग वर्ब है वो मोस्टली नाउन के बाद यूज़ होता है, ना कि पहले यूज़ होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 ही राइट है, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट है, 24 का ऑप्शन 1। फिर भी आपको देखना है, मैं बता देती हूँ। 24 का ऑप्शन 1 राइट है, देखिए, ठीक है। चलिए 25 दिया है, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। देखिए फिगर ऑफ स्पीच मतलब सनद पहचानना है, उर्दू में हम सनद कहते हैं ना, सनद कहते हैं, सनत तशबी, सनत इस्तेआरा, सनत मुबालगा, याद आया। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया है, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडीज, लाइक द मेलोडीज मीन्स उसकी तरह, है ना, लाइक द मेलोडीज यानी मेलोडीज की तरह। तो अभी ये जो इस तरह का फॉर्म है वो किस में यूज होता, अभी ये सिमिली है, सिमिली में क्या होता है, तशबी दे रहे हैं हम, यानी कि उसकी तरह, जैसा हम उर्दू में मिसाल देते कि मेरा बच्चा चांद की तरह है, शेर की तरह है, तशबी दे रहे हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ जहाँ सेंटेंस में लाइक यूज़ होता है, लाइक द मेलोडीज, लाइक द स्टार, लाइक द टाइगर, तो राइट आंसर सिमिली है, ठीक है, ये आएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 25, हाँ, तो इस तरह से होगा, सिमिली मतलब तशबीह देना, तो यहाँ पर वही किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है लाइक का यूज़ करके, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अब आयरोनी मीन्स, एक सेकेंड मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए आयरोनी यहाँ डेफिनेशन दी है, आयरोनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स डेट मीन द अपोजिट ऑफ वॉट यू रियली थिंक, स्पेशली इन ऑर्डर टू बी फनी। मतलब हम कहते तो कुछ और है, ठीक है, कहते तो कुछ और है, लेकिन उसकी जो मीनिंग एक्चुअल में निकलती है वो अपोजिट में निकलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या कहा जा रहा है, दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल आउट ऑफ कॉलेज, मतलब हम तंज कर रहे हैं ना, मतलब माँ अपने बेटे पर तंज कर रही है कि मेरा बेटा जो है बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, ज़हीन है, इतना ज़हीन है कि वो अपने कॉलेज में फेल हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को आयरनी कहेंगे, मतलब ब्रिलियंट ज़हीन तो निकल रहा है, लेकिन उस सेंटेंस में उसकी मीनिंग जो निकल रही है वो अपोजिट में निकल रही है। अगर वो ज़हीन है तो उसको पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, फेल, यानी अपोजिट में निकल रहा है। तो यही चीज़ है जिसे आयरनी कहा गया है, इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो, मतलब वो बहुत अच्छा गाती है,
लेकिन उसकी आवाज़ कैसी है, क्रो, कौवे की जैसी। अगर अच्छा गाती है तो आवाज़ सुरीली होनी चाहिए, लेकिन इसकी मीनिंग अपोजिट में निकल रही है, क्रो, इस तरह से। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसे आयरोनी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। इस तरह से मतलब तंज किया जा रहा है, जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो उसकी अपोजिट होती है उस वर्ड के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है मेटाफॉर दिया है, मेटाफॉर। देखिए, ये देखते हैं, यहाँ फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है ना, पन, प्यून, पन, पता नहीं क्या है वो, फिर भी देखिए यहाँ पर दिया है उसका। देखिए इसकी डेफिनेशन ऐसी है ना, आप पुन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स, इट यूजेस अ वर्ड टू गिव। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये इसमें दिया नहीं है, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल दी गई है। मैं डेफिनेशन रीड कर रही हूँ, आप सुन लीजिए। अ पुन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स, इट यूजेस अ वर्ड टू गिव अ डिफरेंट सेंस टू द सेंटेंस एंड एड अ डबल मीनिंग। अब इसका मतलब क्या है, पुंस का मतलब है कि मतलब वर्ड से खेलना, जो वर्ड दिया है उस वर्ड से जो है खेला जा रहा है, और जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग निकाली जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हॉर्स इज़ अ वेरी स्टेबल एनिमल, ठीक है। एन एलिफेंट ओपिनियन होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट, इस तरह से। और अ बॉयल एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट, ठीक है। मतलब ये सेंटेंस ऐसे हैं जिनकी डबल डबल मीनिंग निकल रही है और वर्ड्स के साथ खेला जा रहा है, और इसके अलावा जोकिंग भी की जाती है। तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को पुंस कहते हैं, ठीक है। और नीचे दिया है आ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव। इस तरह से आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लें, या स्टॉप पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। मेटाफॉर, मेटाफॉर मीन्स इस्तेआरा, है ना। इस्तेआरा मतलब एग्जैक्टली हूबहू कह देना। जैसे हम कहते हैं, जैसे कि माई बेबी इज़ एंजल, मतलब मेरा जो बच्चा है वो फरिश्ता है। लाइका एंजल नहीं कहा है, अगर लाइका एंजल कहता तो वो क्या हो जाता, वो सिमिली हो जाता। लेकिन डायरेक्ट अगर कहेंगे कि एंजल है तो वो मेटाफॉर हो जाएगा, यानी कि इस्तेआरा, ठीक है। फिर भी देख, एक सेकेंड, देखिए यहाँ दिया है, मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इज नॉट लिटरली ट्रू। मतलब हकीकत में वैसा नहीं होता ना, लिटरली ट्रू हकीकत में वैसा नहीं होता है, बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपेरिजन। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटाफॉर। देखिए, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, मतलब बर्फ़ जो है वाइट ब्लैंकेट है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बस ये बोलने का अंदाज है कि वाइट ब्लैंकेट है। तो ये क्या हो गया, मेटाफॉर हो गया। अगर लाइक वाइट ब्लैंकेट रहता तो वो सिमिली हो जाता। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, डायरेक्ट शाइनिंग स्टार कह दिया गया है,
तो ये मेटाफोर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से है ये। मेरे ख्याल से आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, पैसेज दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 26 से लेके 30 जो क्वेश्चन है वो पैसेज में के ही है, लेकिन एग्जैक्टली उनके आंसर पैसेज में दिए हुए नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा हमें जो है ना पैसेज सरसरी तौर पर रेट करना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी एग्ज़ाम में पैसेज आए वर्ड टू वर्ड आंसर हमें पैसेज में मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट डज द फ्राज होम मेड इज़ बेस्ट इम्प्ली? होम मेड इज़ बेस्ट इम्प्ली। तो ये चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस जो सही है इसका आंसर हो सकता है? मतलब देखिए, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। मैं 2-3 लाइन पढ़ लेती हूँ। द विलेजर हैज़ कस्टमरली बीन वेरी conservative in his attitude and approach. He is reluctant to change his traditional way of thinking and doing things. His attitude in many respects is homemade is best. For instance, most cattle farmers in the villages prefer to feed their cows and buffaloes. ठीक है, तो थोड़ा हमारे समझ में आ रहा है कि थोड़ा मंज़र जो है पस मंज़र विलेज के लोगों से रिलेटेड है ना, और वहाँ की जो चीज़ें हैं जो डेयरी वगैरह है उससे रिलेटेड जा रही है। तो देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इसका। होम मेड इज़ बेस्ट। तो फर्स्ट वन है पीपल शुड गो इज़ फॉर स्वदेशी बिकॉज इट इज़ होम मेड। मतलब पीपल बाहर जाएंगे स्वदेश में। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज़ नॉट गुड। द बेस्ट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड। वॉट एवर इज़ बींग प्रैक्टिस इज़ बेटर देन वॉट इज़ न्यू। तो देखिए उनकी तो कोशिश यही रहेंगी ना कि कुछ अच्छा करें और नया करें, है ना। एक सेकेंड, होम मेड इज़ बेस्ट है ना, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि कुछ अच्छा करें नया करें। जो फ्राज दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, बेटर व्हाट इज़ न्यू। देखिए 26 का 4th आंसर की बता देती हूँ, यहाँ दिया है। ठीक है, तो थोड़ा हमें कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड टू वर्ड आंसर आपको मिलेगा नहीं। कभी कभी मिल सकता है, कभी कभी नहीं भी मिल सकता है, इस तरह से। तो इस के अकॉर्डिंग दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। व्हेन विल यू कॉल अ पर्सन कंजर्वेटिंग इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच? मतलब ऐसा आप कब कहेंगे किसी को कि वो कंजर्वेटिव है, उसका एटीट्यूड, ऐसा कब कहेंगे? तो कब कहेंगे ऐसा हम? तो देखते हैं। व्हेन ही वुड लाइक टू ट्राई आउट every new idea before accepting, when he sticks to old ways of thinking and doing, when he solves his problem through tried out methods, when he imputes motive to change agents। देखिए मोटिव्स टू चेंज एजेंट्स पर तो नहीं कहेंगे, ठीक है, कि वो अपने मकसद को चेंज कर रहे हैं तो हम उसे ऐसा कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। व्हेन ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम ट्राइड
out throw tried out method when he sticks to old way thinking and doing. देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। मैंने भी बिना आंसर की देखे ऑप्शन नंबर 2 को ही सेलेक्ट की थी कि ये राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन के मतलब अ पर्सन कंजर्वेटिव इन हिज एटीट्यूड। और चूंकि यहाँ पैसेज में विलेज के लोगों का यूज़ किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 जो है व्हेन ही स्टिक्स टू ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं आंसर की बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 2। देखिए ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस एवरेज इंडियन विलेजर अबाउट द सुपेरियरिटी ऑफ अ न्यू कैटल फीड। मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द बेस्ट मेथड, चारों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है टू कन्विंस एवरेज इंडियन विलेजर। मतलब कौन सा तरीका अच्छा है जो इंडियन मतलब भारतीय लोगों को मतलब भारतीय देहाती लोगों के लिए जिस पर वो जो है एग्री हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, होम विजिट करने से कोई एग्री नहीं होता है और ये बेस्ट मेथड नहीं कहलाएगा। कुछ हद तक ठीक है लेकिन बेस्ट नहीं कह सकते। डिस्कशन करने से भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो ये भी बेस्ट मेथड नहीं है। और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी नहीं हो सकता, कैंसल। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब उनके जो खेत है या मैदान है वहाँ जाके प्रैक्टिकली उसे ऑब्जर्व करना वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजुअल रीज़न ऑफर बाय एन एवरेज इंडियन विलेजर फॉर हिज पावर्टी। अब गरीबी के लिए क्या मतलब रीज़न है गरीबी का। ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है मेन गरीबी का उनका। तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम ऑफ हिज बैड डील्स कमिटेड इन दिस और द प्रीवियस बर्थ, इट इज़ गॉड्स विल, मतलब गॉड्स विल है तो ये तो नहीं हो सकता है ना। थर्ड है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज रेसिस्टेंस टू न्यू आइडिया, इट हिज डेस्टिनी, ये उनकी मंजिल है, यही मतलब ऐसा कुछ। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम ऑफ हिज बैड डीड्स कमिटेड इन दिस और द प्रीवियस बर्थ। ठीक है, ये राइट आंसर है। देखिए एग्ज़ाम में ना हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा कि हम वर्ड टू वर्ड जो है ढूंढते बैठो इस तरह से पैसेज में से। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके जो है जल्दी से ऑप्शन तलाश करके सही करना है उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई डज अ विलेजर फील सिक्योर इन मेंटेनिंग स्टेटस क्यो। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है,
वो क्यों मतलब महसूस करते हैं। तो बिकॉज चेंज इज seldom for the better, because whatever is no should be the best, because of the imagined risk involved in trying a new approach। अब ये थर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व है तो वो सिक्योर कैसे महसूस करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। और फोर्थ है बिकॉज टू मैनी पीपल गो विदाउट एडवाइजिंग हिम, ये भी नहीं हो सकता। बाकी बिकॉज चेंज इज सेल्डम फॉर द बेटर, बिकॉज वॉट एवर इज नो शुड बी द बेस्ट। तो ऑप्शन 2 राइट हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन 2। चलिए 30 का आंसर की, हाँ देखिए 30 का ऑप्शन 2 राइट है ना। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। देखिए मैंने ये आंसर की बराबर आप लोगों को 14 दिसंबर 2014 की ही बताई हूँ, देख लीजिए अगर फिर भी किसी को डाउट हो सकता है। तो इस तरह से आपको जो है आंसर तलाश करना है। वक्त भी कम है तो थोड़ा हम अपना कॉमन सेंस शौर का इस्तेमाल करके हम जो है इस तरह से जवाब तलाश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग मुझे बताइए। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की PDF है वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और दुआ में याद रखिए और कमेंट कीजिए। मुझे आप लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत है। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।